और जेनजी वर्सेज नेपो किड्स का जो मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा था, वो एक तरफ से नहीं था। ये लोग लिख रहे थे कि हमारे टैक्स के पैसे पर ये नेताओं के बेटा बेटी ऐसी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से नेताओं के बेटा बेटी भी कहते थे तुम्हारा बाप नहीं कमा पाया, हमारा बाप कमाया है। तो इस प्रकार से जो लड़ाई चल रही थी सोशल मीडिया पर, लोग अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम देशों के लिए और उनके नेताओं के लिए। इसको खतरे की घंटी समझिए या उनको सतर्क होने के लिए ये एक मौका समझिए कि ये मौका है कि वो सतर्क हो जाएं, जो अपने देश की जनता को मूर्ख समझते हैं और उनको लगता है कि हम इनका दमन करेंगे, इनको दबा कर रखेंगे और हम अपने बेटा बेटियों को ही आगे करेंगे। और हिंसा का सहारा लेना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। लेकिन नेपाल में जिस प्रकार से छात्रों युवाओं का गुस्सा फूटा, उससे ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई उस तरीके का या तो नेतृत्व नहीं था, या जो नेतृत्व था उन्होंने इस तरीके से इन परिस्थितियों को नहीं संभाला और उसकी वजह से इस प्रकार की हिंसाएं हुई, जो कि गलत है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बात करेंगे जिस तरह नेपाल में जो जन आंदोलन हुआ, लोगों ने वहां पर सत्ता को बेदखल कर दिया। जो सत्ता पक्ष में जो नेता लोग थे उनके घर पर अटैक किया, बहुत सारे वारदात किए। इसी विषय पे बात करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं कि नेपाल के जो लोग थे उन्होंने तानाशाही के खिलाफ, जिस तरह वहाँ बता रहे हैं, जिस तरह न्यूज आई कि तानाशाही चल रही थी, सोशल मीडिया बैन किया गया, बेरोजगारी चरम पर थी, उसको लेकर जिस तरह वहाँ के लोग भड़के और सड़क पे उतरने का काम किया, तोड़ फोड़ किया, तमाम आगजनी किया, इसको किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, जो नेपाल के हालत है वो, एक तो नेपाल जो है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर राष्ट्र हो गया है और बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर नेपाल में है। पहले भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग नेपाल से रोजगार के लिए आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अब उस संख्या में थोड़ा कमी इसलिए आई है क्योंकि भारत में ही इतनी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो गई है कि अब नेपाल के लोगों को यहाँ रोजगार के लिए उतना ज्यादा अवसर नहीं है। तो इसलिए तमाम भारत में भी आते हैं और तमाम दूसरे देशों में भी रोजगार के लिए नेपाल के लोग जाते हैं। नेपाल कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लगभग 3 करोड़ से कम की ही आबादी होगी नेपाल की। तो वहां से लगभग 5,000 लोग पर डे दूसरे देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। और जिस प्रकार से एक तरफ नेपाल की आम जनता, आम छात्र, नौजवान, आम लोग परेशान थे महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम प्रकार की सुविधाएं, जो मौलिक सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो उनके लिए नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ जो कुछ परिवार जो राजनीति में है, जो बिजनेस में है और जो तमाम महत्वपूर्ण जगह पर हैं, उनके जो बेटा बेटी हैं, वो लोग जो है वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लोगों के टैक्स के पैसे पर नेता अपने बेटा बेटियों को विदेशों में भेज रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। वो अपने मॉल खड़े कर रहे हैं, वो अपने होटल्स खड़े कर रहे हैं। मतलब एक वर्ग ऐसा निर्माण हो गया जो कि सारी सुविधाओं से संपन्न है और बाकी जो आम जनता है वो सारी सुविधाओं से वंचित हो गई। तो ये जो आर्थिक असमानता, वैसे नेपाल में तो कम्युनिस्टों की सरकार है, लेकिन और कम्युनिस्ट आर्थिक बराबरी की बात करते हैं, लेकिन नेपाल में ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखी। और इसकी वजह से ये गुस्सा जो था ये बहुत दिन से अंदर अंदर सुलग रहा था। तो ये जो और भ्रष्टाचार का जो बड़ा मुद्दा था कि किस प्रकार से जनता के टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार के कारण जो है वो नेताओं की जेब में जा रहा है। तो ये तमाम प्रकार की बातें थी जिसका गुस्सा अंदर अंदर सुलग रहा था। और इसकी लड़ाई भी सोशल मीडिया में चल रही थी, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उस पर तो नेपाल के जो सरकार है उसका नियंत्रण था और वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार की ही बात करती थी और जो एक क्लास है उसकी बात करती थी। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नेपाल का छात्र, युवा, नौजवान बहुत बड़े पैमाने पर इन चीजों के लिए कर रहा था। और जेनजी वर्सेज नेपो किड्स का जो मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा था, वो एक तरफ से नहीं था। ये लोग लिख रहे थे कि हमारे टैक्स के पैसे पर ये नेताओं के बेटा बेटी अयासी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से नेताओं के बेटा बेटी भी कहते थे तुम्हारा बाप नहीं कमा पाया, हमारा बाप कमाया है। तो इस प्रकार से जो लड़ाई
चल रही थी सोशल मीडिया पर, लोग अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जब सरकार को लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ना होने के बावजूद भी इन लोगों की बातें सोशल मीडिया की वजह से देश और दुनिया में जा रही है, तो प्लान बना करके नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया को बैन करने के लिए बहाना ढूंढा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसके लिए 1 हफ्ते का समय उनको दिया, और 1 हफ्ते में उन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, तो इसकी वजह से लगभग 16 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया नेपाल सरकार के द्वारा। अब जो नेपाल के छात्रों, युवाओं, नौजवानों के लिए जो अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म था, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, वो बैन हो गया, तो उनको लगा ये तो पूरी तरीके से हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का सरकार के द्वारा गला घोटा जा रहा है। पहले से ही मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी बातें नहीं आती हैं, और अब सोशल मीडिया को भी सरकार बैन कर रही है, तो इससे वो गुस्सा फूटा। दूसरी जो बात है, इतने बड़े पैमाने पर नेपाल के लोग दूसरे देशों में रहते हैं, और उनके पास कनेक्टिविटी का जो माध्यम है, वो माध्यम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अगर आप नेपाल कॉल करेंगे, तो कॉल करके आप नेपाल से, इतनी महंगी कॉल है कि नेपाल का कोई भी नागरिक कॉल करके अपने परिवारीजनों से दूसरे देश से बात नहीं कर सकता है, तो वो बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होती है। जब ये बंद हो गया, तो इससे जो उनके अपने परिवारीजनों, अपने रिश्तेदारों से जो दूसरे देशों में रहते थे, उनसे कनेक्टिविटी खत्म हो गई, और उसका नतीजा ये रहा कि लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया, और ये जो बहुत दिनों से जो आग अंदर अंदर सुलग रही थी, वो आग जल उठी, और वो गुस्सा फूट गया सड़कों पर। और फिर चुन चुन कर जितने नेताओं के मॉल थे, जितने नेताओं के होटल्स के, नेताओं के घर थे, और नेता अगर मिले तो उनकी पिटाई किया, उनके परिवार के लोग मिले तो उनकी पिटाई किया, उनके घरों को, उनके तमाम ठिकानों को जलाने का काम किया। तो चुन चुनकर प्रदर्शनकारियों ने ये सारा काम किया, और नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री जो इस बात के लिए डटे थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए, और अपनी सुरक्षा के लिए वो सेना की कस्टडी में जाने के लिए मजबूर हुए। तो इसकी जो मूल वजह थी, वो वजह ये थी कि जो आम लोगों की भावनाएं हैं, उनके साथ नेपाल की सरकार ने खिलवाड़ किया। आम लोगों को नेपाल की सरकार ने कुछ नहीं समझा, और उनको ये लगा कि हम लोग आम लोगों को ऐसे ही दमन करते रहेंगे, उनकी भावनाओं और इच्छाओं की तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और उसका नतीजा ये रहा, आज नेपाल में ये हालात पैदा हो गए। क्या लग रहा है सर आपको कि जिस तरह नेपालियों ने लोकतंत्र की बात की जा रही है, क्या सर आपको लग नहीं रहा कि लोकतंत्र के असली मायने नेपाल के लोगों ने सिखा दिए कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता जिसको चाहेगी उसको सराखों में बैठाएगी, नहीं तो सड़कों पर उतार फेंकेगी। तो ये तो उदाहरण देखने को मिला, इसको किस तरह देखते हैं आप सर? दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार के उदाहरण है, और नेपाल तो पिछले जब से राजशाही का अंत हुआ है, लगातार नेपाल में अस्थिरता बनी हुई। कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल नेपाल में पूरा नहीं कर पा रही है। इसके पहले अभी बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, शेख हसीना को वहां से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके पहले श्रीलंका में आंदोलन हुआ था। तो ये पूरे देश के लिए, उन तमाम देशों के लिए और उनके नेताओं के लिए इसको खतरे की घंटी समझिए, या उनको सतर्क होने के लिए ये एक मौका समझिए कि ये मौका है कि वो सतर्क हो जाएं। जो अपने देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, और उनको लगता है कि हम इनका दमन करेंगे, इनको दबा कर रखेंगे, और हम अपने बेटा बेटियों को ही आगे करेंगे, और हम ही कुछ लोग देश को चलाने का काम करेंगे, सारी पूंजी अपने मित्रों को देंगे, और देश के आम लोग, जो आम नौजवान हैं, छात्र हैं, जो आम लोग हैं, वो रोजगार के लिए और तमाम चीजों के लिए दर दर भटकते रहेंगे। तो ये जो आम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने वाली जो नीति है तमाम देशों में नेताओं की, उन तमाम देशों के नेताओं को ये सतर्क होने का समय है। नहीं तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात तमाम देशों में और भी हो सकते हैं। पहले भी तमाम देशों में हुए हैं, आगे भी तमाम देशों में हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप जनता की जो भावनाएं हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं,
अगर आप उनसे उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे और केवल अपनी जेब भरने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। जी। सर, हिंसा पे क्या कहेंगे? जिस तरह वहाँ के लोग उपद्रवी हुए, हिंसा किए, बहुत तोड़-फोड़ किया, संसद को जलाया, प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर तोड़-फोड़ किया, आगजनी किया, तमाम संसाधनों को उन्होंने नस्त-ए-नाबूद कर दिया और लोगों को मारा-पीटा भी। इसको लेकर किस तरह का जो उन्होंने हिंसा किया, हिंसा को लेकर किस तरह देखते हैं? नहीं, किसी भी आंदोलन में जो हिंसा होती है, उस आंदोलन के जो महत्व है उसको कम कर देती है और भविष्य में जो फिर स्थिरता लाने की बात होती है उसके लिए भी वो खतरनाक होती है। भविष्य में जो लोकतांत्रिक तरीके से अगर देश चलाने की बात है, तो वो जो हिंसक आंदोलन होते हैं वो उसमें लोकतंत्र की नींव को, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करते हैं। इसलिए हिंसा, किसी भी आंदोलन में हिंसा को समर्थन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। आंदोलन, जन आंदोलन होने चाहिए, मगर वो अहिंसक तरीके से होने चाहिए। जब देश के लोग बहुत बड़ी संख्या में अहिंसक तरीके से भी सड़क पर उतरेंगे, तो उससे भी सरकार को झुकाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए हिंसा का सहारा लेना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। लेकिन नेपाल में जिस प्रकार से छात्रों युवाओं का गुस्सा फूटा, उससे ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई उस तरीके का या तो नेतृत्व नहीं था, या जो नेतृत्व था उन्होंने इस तरीके से इन परिस्थितियों को नहीं संभाला और उसकी वजह से इस प्रकार की हिंसाएं हुई, जो कि गलत है। चूंकि आप संसद भवन जला रहे हो, आप तमाम चीजों को जला रहे हो, तो इससे किसका आप नुकसान कर रहे हो? अब नेपाल में जितना बड़ा नुकसान हो गया उस हिंसा की वजह से, उसका उसकी भरपाई करने में नेपाल को कई साल लग जाएंगे। तो ये तो कल आपने तख्ता पलट कर दिया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आप दूसरी सरकार बनाएंगे, अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, फिर चुनाव होगा, चुनाव के माध्यम से कोई गवर्नमेंट आएगी। तो जो चीजें जल गई हैं, जो चीजें बर्बाद हो गई, जो चीजें खत्म हो गई हैं, तो उन चीजों को बनाने में तो नेपाल के लोगों के टैक्स का पैसा ही लगेगा ना। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके टैक्स का ही पैसा लगेगा। और एक तो नेपाल पहले से ही गरीबी की स्थिति में है, अब ऊपर से जो इतना बड़ा लॉस हुआ है, इसकी वजह से नेपाल को इस आर्थिक लॉस से भी उबरने में समय लगेगा। तो ये तो हम अपने देश की संपत्तियों को जला रहे हैं, तो ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये देश हमारा है और देश जब हमारा है तो इस देश को अगर हमें कल चलाना है, अगर आप मान लो किसी देश के नागरिक उस देश के किसी तानाशाही सरकार के खिलाफ या जिसको पसंद नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने आंदोलन किया और सरकार बदल गई तो चलाना तो उन्हीं लोगों को है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो चलाना अगर उन्हीं लोगों को है, तो फिर जो संसाधन है जो उन्हीं के टैक्स के पैसे से बनाए गए हैं, अगर उसको जला दोगे, उसको बर्बाद कर दोगे, कल फिर उसको खड़ा करना पड़ेगा। मान लो संसद भवन में आग लगाया, दूसरी जगह आग लगाया, तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा। बल्कि अगर आपको नेताओं की संपत्ति से और दूसरी संपत्तियों से दिक्कत थी, तो उसका जब आपको अवसर मिलेगा तो आप उसका राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर सकते हैं। तो आप जो संवैधानिक तरीके से, आपको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को, किसी भी आंदोलन को चलाया जाना चाहिए। हिंसा से आंदोलन कमजोर होता है, लोकतंत्र कमजोर होता है और भविष्य में जो देश चलाने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां चाहिए उसमें भी तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए आंदोलन में हिंसा को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता।